जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड अलग होने वाला है। अभी डॉक्टर सीरीज चल रही है, तो उसी से जुड़े आज एक बेहतरीन, बहुत ही फेमस गायनेकोलॉजिस्ट आज हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर अरुणा कालरा। तो स्वागत कीजिए डॉक्टर अरुणा कालरा जी का। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। कैसे हो मैम आप? बहुत बढ़िया। मैम सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना एक बार इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दे दीजिए। हाँ जी। मैं डॉक्टर अरुणा कालरा। मैं डायरेक्टर हूँ ऑप्स एंड गायनी डिपार्टमेंट में सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में। और मुझे अभी ऑलमोस्ट 23 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए ऑप्स एंड गायनी की। और जो स्पेशलाइजेशन मेरा है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जन और अभी रोबोटिक सर्जन फॉर ऑल गायनिकोलॉजिकल डिजीजेस और वेजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसीज। हाँ जी। तो मैम स्टार्ट करते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड से। कन्या भ्रूण हत्या मैम आज के समय में भी, अभी दिसंबर लग रहा है 2024, थोड़े दिन बाद 2025 लग जाएगा। आज के समय में भी लोग कन्या को नहीं चाहते। उनको बस एक लड़का चाहिए अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए। ये जो सोच है, स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, क्यों, रीजंस क्या हैं, सब मैम आपसे एक बार क्लियर करना चाहेंगे। ऐसा है आरजू कि हम जिस इंडिया में रहते हैं वो मुझे लगता है कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जो कि बिल्कुल शहरों में 1.1% या 1% जनता रहती है, और दूसरी जनता जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में रहती है, और जो हमारे लेबर क्लास हो गए और हमारे सपोर्ट पॉपुलेशन है। और ये कहना कि ये जो इच्छा है या ये जो चाह है बेटे की, ये सिर्फ एक सेगमेंट तक सीमित है, ऐसा नहीं है। अच्छा। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, इनफैक्ट जब मैंने ये बुक लिखनी शुरू की थी आई वॉन्ट अ बॉय, तब मैं उस पॉपुलेशन को केटर कर रही थी जो कि एक्चुअली गरीब है, जो सरकारी अस्पतालों में आती थी, जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की होती थी, और जहाँ पे औरतें अनएजुकेटेड थी, ठीक है, और जो काम भी नहीं कर रही थी। और उसके बाद अब मैं ऐसी पॉपुलेशन को केटर कर रही हूँ जो कि बहुत एजुकेटेड भी हैं और वेल ऑफ भी हैं, लेकिन अभी भी ये जो चाह है ये उनमें भी है, ये डिज़ायर टू हैव बॉय उनमें भी है। अच्छा। कारण जो आपने कहा आरजू, ये हो सकता है कि पहला कारण तो यही है कि अगर किसी के पास बहुत एम्पायर है तो वो उसके लिए एक वारिस चाहता है, और जिसके पास नहीं है तो वो इसलिए चाहता है कि शायद बेटा उसको उसके बुढ़ापे में सहारा देगा। बेटियां दूसरे घर चली जाती हैं, उनके घर में जाके रहा नहीं जा सकता, ये जो हमारा ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है। और बेटियों को उतना पढ़ाया नहीं जाता, उनके करियर पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, उनका कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं माना जाता। उनकी सिक्योरिटी आप देख ही रहे हैं, रेप भी केसेस हो रहे हैं और मोलेस्टेशन भी बहुत होते हैं, डाउरी उसके लिए। और फिर चाहे लड़की शादी के बाद अपने घर में अच्छी है, घर वाले अच्छे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई की रहती है हमेशा, कि अगर वो बीमार हो जाएगी तो भाई आएगा, उसको अगर लेके जाना है त्योहार पे तो भाई लेके जाएगा, उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है तो भाई आगे आना चाहिए, पति को नहीं। तो ये सारा ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट जो है, मेरे ख्याल से उसी वजह से ये डिज़ायर जो है बेटे की, ये बहुत ज़्यादा है। मैम रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, अगर हम बात करें कि आज के समय में कितना ज़्यादा कन्या भ्रूण हत्या हो रही है? मुझे लगता है अगर आरज़ू आप स्टैट्स पर जाएंगे तो कभी सही आपको नहीं मिलेगा। जो परसेंटेज है वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो इलीगली हो रही हैं, हम रेड भी नहीं मार पा रहे हैं, हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें दूसरी कंट्रीज से हम करा कर आ जाते हैं, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा कि कितना हो रहा है? मेरे ख्याल से इसका मेजर करना कि सोसाइटी में कितना है बड़ा मुश्किल है। मगर आप किसी भी एक भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, जैसे मैंने बुक लिखी तो मेरी कितने सारे फ्रेंड्स और कॉलेज के और
हर एक का ये मानना था कि ये आपने लिख भी दिया और ये हम रोज ही फेस कर रहे हैं, और हमने कभी सोचा नहीं कि ये लिखने जैसी चीज है। और जब लिखा और जिन लोगों ने पढ़ा उन्होंने कहा कि आज भी ऐसा हो रहा है क्या, हमें ये भी नहीं पता। तो एक जनता ऐसी है जो मेरे कॉलीग्स हैं या मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो रोज एवरी सिंगल पेशेंट इज कमिंग विद दिस डिजायर। और दूसरी जनता ऐसी है जो जिसको कि कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों को ये पता भी नहीं है कि ये ऐसा हो भी रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको मेजर करना, गेज करना कि कितना इन डेप्थ हमारी सोसाइटी में ये है प्रॉब्लम, बड़ा मुश्किल है। तो जैसे आपने पेट्रियार्की की बात की है, अगर जैसे जनरली किसी की शादी होती है तो उसको आशीर्वाद के तौर पे ही बोला जाता है कि पुत्र हो, ये सब कुछ। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि बेटी हो। ये जो माइंड सेट है, इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए आरज़ू, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो पूतो फलो का हमेशा है कि भाई बेटा हो, ठीक है। मगर मेरे ख्याल से अब ये चेंज हो जाना चाहिए, पूतो फलो का मतलब कि अच्छा हेल्दी बच्चा हो। लेकिन ये चीज़ जो है, ये जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ये सिर्फ हमारी तो नहीं है, ये तो एशियन माइंडसेट है। और अगर आप जाएं तो बहुत बहुत साल पहले शायद अगर आप कहें कि ब्रिटेन में भी ऐसा ही था, अगर आप बुक्स पढ़ें पुरानी, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। अभी वो डेवलप्ड हो गए हैं, एशिया में डेवलपमेंट थोड़ा लेट आ रहा है। और जो हमारी जैसे आज की डेट में अगर मैं सास बनूंगी तो मैं शायद क्या, हम लाइक 100% आई वुड से कि डॉटर हेल्दी बच्चा होना चाहिए, चाहे वो बेटा है या बेटी है। मगर यही एक्सपेक्टेशन मैं अपनी दादी नानी से नहीं कर सकती थी, है ना। तो मेरी सास तो उस जमाने की थी, तो वो एक इनोसेंट जेनरेशन थी जो कि खुद सफर कर चुकी थी इस बात से। उनको जब बेटियां हुई थी तो उनको प्रताड़ित किया गया था, उनको अब्यूज किया गया था, उन्होंने वो सब कुछ दुख झेला है। इसीलिए शायद अभी उनका थोड़ा ओपननेस होने में मुश्किल हो रहा है कि लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़कियां भी कमा रही हैं, वो अपने, तो वो धीरे धीरे, जब तक हमारी जेनरेशन हम पढ़ गए तो शायद ठीक हो जाएगा। इट वुड टेक टाइम बट सिल्वर लाइनिंग इज देयर। जब लड़की का जन्म होता है, फैमिली का क्या रिएक्शन होता है वो? क्योंकि काफी लोग ना एक्सपेक्ट करते हैं कि लड़का होएगा। सबसे पहले तो जब कोई पहला बच्चा होता है यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़का हो, लड़का हो। लेकिन जब वो लड़की होती है तो रिएक्शन कैसा मिलता है देखने को? बहुत तरीके के रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन, अगर मतलब बेटी हुई तो जब आजकल के ज़माने में देखा जाए तो एकदम से थोड़ा सा हिल जाते हैं, शॉक लगा, एंड देन दे जस्ट वो स्टेबलाइज देमसेल्व्स कि ठीक है कोई नहीं। तो फिर जो उनको बधाई आती है वो इस तरीके से आती है कि कोई नहीं, लड़की हुई है, अगली बार लड़का होगा। दूसरा, अगर मान लो किसी को दूसरा हो गया या तीसरी हो गई तो थोड़ा शॉक में चले जाते हैं। तो फिर कई, अगर आप सोचें कि हम लोग थोड़ा सा इंटीरियर में चले जाएं तो वहाँ तो थोड़ा दुखी होता है कि अब क्या ही मिठाई खाएं, क्या ही मिठाई बांटें। और थोड़ा जो अगर शहर के हॉस्पिटल्स में हो या एजुकेटेड लोग हैं अराउंड, डॉक्टर और वो, तो वहाँ पर फिर वो उनका रिएक्शन ये होता है कि चलो लक्ष्मी आई है, कुछ नहीं, है ना। तो एक होती है बधाई, एक होती है कॉन्सोलेशन वाली बधाई कि चलो कुछ नहीं। ऐसा कोई लड़के के लिए तो नहीं कहता कि पहला दूसरा लड़का हो गया। नेचुरल खुशी नजर आती है जब लड़का होता है ना, एकदम बंदा खुश हो जाता है। लेकिन लड़की पे ना वो जैसे बस शो कर रहे हैं कि हम खुश हैं, लक्ष्मी हुई है, कोई नहीं, लक्ष्मी हुई है। कभी ऐसा कोई रिएक्शन मिला है जिसमें एक लड़की हुई, दूसरी लड़की हुई, तीसरी बार किसी ने ट्राई किया तब भी लड़की हुई, तो उन्होंने गुस्सा किया हो कि दिखाया हो ये क्या हो गया है, हमें नहीं चाहिए था, हमें लड़का चाहिए था? कभी कोई ऐसे केसेस आए हैं? देखो, गायनेकोलॉजिस्ट के ऊपर तो क्या ही गुस्सा करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स ये हैं कि जैसे मेरे पास अभी एक पेशेंट आए, उन्होंने कहा कि हमारी फैमिली के सारे बच्चे ये XYZ डॉक्टर ही करती हैं, और आपको रीज़न बताएं क्यों? तो मैंने कहा बताइए। क्योंकि वो सब बेटे ही करती हैं। तो ऐसे अच्छा। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि जब मैं अपनी रेजिडेंसी कर रही थी, तो जब मैं रात को जैसे लेट आई, 2 बजे आई, 12 बजे आई डिलीवरी करा के, तो मेरी सासू माँ बैठी होती थी। अब ओल्ड एज में उतनी नींद तो आती नहीं है, तो जब आती थी अंदर तो बोलती थी तो फिर क्या करा के आई?
और अगर मैं बोलती थी कि बेटी करा के आई तो बोलती खुद भी बेटी कर ली है और सबकी बेटी करा रही है। तो या फिर हम जब मान लो बहुत लंबी लेबर के बाद फॉर सम रीजन सिजेरियन करना पड़ता हाँ है, जी। और सिजेरियन करने के बाद बेटी निकलती है, तो घर वाले कहते हैं कि बताओ ऑपरेशन भी हो गया और बेटी हो गई। बेटी हो गई। ऑपरेशन हो गया और बेटा हो गया तो खुशी है, लेकिन ऑपरेशन भी हो गया और बेटी हो गई तो मतलब ऐसा जैसे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये रिएक्शंस होती हैं। मैम कई बार ना, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे शहर में होता है नहीं, पर गांव में अगर कोई ऐसा हो जाए कि 2 बेटी के बाद तीसरी बेटी हो जाए, तो ना उनका गुस्सा डॉक्टर पे ही निकलता है। अच्छा। और कई बार वो ऐसा भी बोल देते हैं, ऐसे इल्ज़ाम भी लगा देते हैं कि इन्होंने कुछ चेंज किया है अंदर, इस तरह के। कभी ऐसे कुछ हाँ सुनने को हाँ, मिला है आपको नहीं भी? होता, हाँ होता हाँ तो जी। है ही ऐसा कि गवर्नमेंट में तो ऐसा होता है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो हाँ रहे जी। होते हैं तो कि नहीं जी हमारा उससे चेंज कर दिया गया है, हाँ। तो दे आर एनीवे दे आर लेटिंग गो ऑफ देयर डॉटर हाँ कि जी। ठीक है हमारी डॉटर को किसी बदल को दे देना। दो, और वो उतना भी करने के लिए तैयार होते हैं। हाँ ऐसा कहते हैं सरकारी में या छोटे नर्सिंग होम्स में हाँ जहाँ जी। ज्यादा हो रही है और जहाँ आपके टाइम पर ही किसी और की भी डिलीवरी और उसका बेटा हो गया, तो ये इल्जाम लगाते ही लगा होंगे देते हैं। जरूर। इनफैक्ट यहाँ पर भी मतलब बड़े हॉस्पिटल्स में भी थोड़ा सा तो बोल दे कि कहीं ऐसा तो हाँ नहीं जी। कि चेंज हो गया हो चेंज हो नर्सरी में ले जाके, गया। हाँ। बट क्योंकि टैग होता है प्रॉपर, हाँ जी। फुटप्रिंट होता है, तो यहाँ ऐसा नहीं ऐसा नहीं होता। होता। बट हाँ ये नहीं कहूँगी ऐसा बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि गाँवों में या टियर 2 टियर 3 सिटी के नर्सिंग हाँ होम्स जी। में हाँ जी। ऐसा कहते ही होंगे, झगड़ा करते ही होंगे। कोई ऐसी शॉकिंग स्टोरी रही है गर्ल बर्थ की जो आप बताना चाहें तो? शॉकिंग स्टोरी से ज़्यादा मैं कहूँगी कि देखो शॉकिंग तो बहुत है, और अगर आप बुक पढ़ेंगी तो शायद दोबारा से एक बार फिर से ये हाँ जी। पॉडकास्ट करेंगी, हाँ जी। क्योंकि उसमें बहुत शॉकिंग स्टोरीज हैं, बहुत सैड स्टोरीज भी हैं। मगर एक स्टोरी बताती हूँ आपको जिसमें कि ये जो लेडी थी शी वॉज थर्ड टाइम प्रेग्नेंट, और ये क्योंकि 2 बेटियां थी तो इनकी सासू माँ हमेशा आती थी और कहती थी कि मेरे बड़े बेटे का तो बेटा है मगर ये मेरा छोटा बेटा है और इसको कोई बेटा नहीं है, और मैं बड़ी दुखी हूँ इस बात से, ये कैसा, ये बहुत भोला है, इसको एक तो बेटा होना ही चाहिए, और मैं बहू को बहुत मुश्किल से पटाया है कि तुम तीसरा बच्चा कर लो, ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, आजकल की बहुएं बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं, तो बहुत मुश्किल से दवाइयाँ दी हैं, तीसरे महीने से दवा चल रही थी इसकी, तो बेटा होना है ये वाला। और जब डिलीवरी का टाइम था तो मतलब क्योंकि ये तीसरी बार डिलीवर हो रही थी तो चांसेस होते हैं कि बहुत शॉर्ट लेबर होती है, तो बहुत सारे गिफ्ट आ गए डिलीवरी रूम में ही। और अच्छे बड़े हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। पहले सारी साड़ियाँ का डब्बे स्टैक किए गए, फिर मिठाई के डब्बे, फिर ज्वेलरी के पाउचेस, तो ऐसे करके काफ़ी 10-15 लेयर्स ऑफ लाइंस बन गई थी, ठीक है। और बहुत कहने के बावजूद भी बहुत सारे रिश्तेदार नीचे भी थे, और एक 2 सिस्टर इन लॉ थी, मदर इन लॉ भी वहीं खड़ी थी रूम में, इतने लोग हम अलाउ नहीं करते, बट समहाउ एनीवे। तो और मतलब मदर इन लॉ ने बैठी खड़ी थी कि बस मैं यहाँ खड़ी रहूँगी, बच्चा होगा तो पहले मैं ही देखूँगी। तो हमने कहा ठीक है। तो समझ में कुछ आ रहा था कि शायद पता है इन लोगों को कि ये बेटा है, क्योंकि इतने गिफ्ट्स वगैरह इतने कॉन्फिडेंटली, साड़ियाँ भी खरीद ली, सोने का भी बनवा लिया, कहीं ना कहीं टेस्ट करवाया, कहीं टेस्ट कराया ही होगा, तो समझ में तो हम सबको आ रहा था, पूछता कोई नहीं है ऐसे। तो जब डिलीवरी हुई, और वो जो लेडी है वो भी बहुत एंग्शियस थी कि डिलीवरी होने वाली है और पता नहीं क्या होगा। जैसे ही डिलीवरी हुई और बच्चा बाहर आया तो मैंने देख लिया कि लड़की है। अब पीडियाट्रिशियन को दिया, तो पीडियाट्रिशियन कहीं ना कहीं, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं रहते ना, हम तो 9 महीने पेशेंट के साथ हैं, रोज़ मिल रहे हैं, उनकी सासू माँ से मिल रहे हैं पेशेंट से, पीडियाट्रिशियन को कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। उसने बच्चा लिया और रैप किया, रुलाया और बोला बधाई हो लड़की हुई है। इतना कहना था कि जो माँ जिसने डिलीवर किया है उसने कहा हो ही नहीं सकता, आप मुझे कपड़ा उतार के दिखाइए। और पीडियाट्रिशियन एकदम हक्का बक्का, उसने कहा ठीक है देख लीजिए, दिखाया। तो उसके बाद से तो बस वो रोती रही।
और जो सास खड़ी थी, जैसे ही पीडियाट्रिशियन ने बोला कि लड़की हुई है, वो तो गिर गई और बेहोश हो गई। अच्छा। धम्म से गिरी, बेहोश हो गई। उसको फिर रिससिटेट किया। अब उसके बाद का जो माहौल है, आप सोचिए कि इतने गिफ्ट आए हुए थे, सभी इधर लड़की की फैमिली के, लड़के के फैमिली के, सब लोग, सब रिश्तेदार आए हुए थे कि इस बर्थ के बाद अब गिफ्ट्स मिलेंगे और सेलिब्रेशंस होंगी, और एब्सोल्युटली मातम बन गया। जैसे आपने बताया कि जो मदर थी वो तो बहुत रोई, है ना? क्या क्या और चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं उनको, जो बेटी को मतलब जन्म देते हैं और जिनकी फैमिली को नहीं चाहिए होती है, स्पेशली उन लेडीज़ को क्या 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 प्रॉब्लम्स और फेस करनी पड़ती है? सबसे पहली बात तो एक कांस्टेंट जो फैमिली में एक स्ट्रेन्ड एटमॉस्फेयर हो जाता है, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो जाता है ना। आप मतलब हर एक कोई मुंह बना के बैठा है, और जिसने पैदा किया है बच्चा, उसके लिए तो बच्चा बच्चा है, उसको तो दूध पिलाना, उसको तो एकदम अपना लग रहा है, उसकी केयर करनी है। मगर उसको दिख रहा है कि उसे कोई प्यार नहीं कर रहा, बच्चे को कोई गोद में नहीं उठाना चाहता। अभी किसी ने बेटी पैदा की या बेटा पैदा किया, लेबर तो दोनों ने बराबर ही पेनफुल लिया है, और दोनों को बराबर ही लड्डू भी चाहिए हैं, पोस्ट डिलीवरी घी भी चाहिए है, केयर भी चाहिए है, स्लीप भी चाहिए है, सब कुछ चाहिए। लेकिन बेटा पैदा करने के बाद केयर 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। आपको अलग से बना बना के खाना दिया जाता है कि आपका शरीर कमज़ोर है, आपको हवा ना लग जाए। बेटी होने के बाद वही चीज़ करेंगे, मगर मरे मन से करेंगे, गलत तरीके से देंगे, ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, केयर भी नहीं करेंगे, और बच्चे का भी ध्यान नहीं रखेंगे, बच्चे को भी केयर नहीं। बच्चा सारा टाइम माँ अगर संभालेगी तो उसको नींद भी नहीं आएगी और सब कुछ। तो वो वहाँ पर ये चीज़ के एक घर का माहौल एकदम स्ट्रेसफुल हो गया। आपको हर बार थोड़े गलत तरीके से, अब्यूजिव तरीके से कटाक्ष किया जा रहा है, आपकी बातें उस तरीके से की जा रही हैं, या मतलब हर घर में बात ही ऐसे हो रही है, अगर बेटा हो जाता तो अब बेटी हो गई है, अब ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा। तो ये एक जो मेंटल ट्रॉमा है ना, फिजिकल ट्रॉमा से ज़्यादा, कि आपको कपड़े नहीं दिए जा रहे, आपको गर्म खाना नहीं दिया जा रहा, या आपको घी उतना नहीं दिया जा रहा, या केयर मसाज नहीं कराई जा रही, वो एक चीज़ है, वो फिर भी कोई एक तरीके से झेल लेगा। मगर आपको जो एक मेंटल ट्रॉमा, हर वक्त एक स्ट्रेस जो दिया जा रहा है ना, उसमें पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चले जाते हैं आप, है ना। वो सही नहीं है। आपका मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, और आपको लगता है आप अकेले हैं दुनिया में, है ना। और फिर हस्बैंड भी नहीं आ रहा आपके साथ, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टेंटली बोला जा रहा है कि देख, हाँ, कि बेटी हो गई फिर से, अब बचाते, तू तो बेचारा है, तेरे तो बेटा ही नहीं हुआ क्या। उसको भी एक्चुअली लगने लग जाता है कि मैं बेचारा ही हूँ, कुछ नहीं है। तो ये वाली चीज़ जो है, जैसे अब फिर हर जगह का एक कहिए कि स्पेक्ट्रम फ़र्क हो सकता है। जो बहुत गांव के लोग हैं वो बहुत बदतमीज़ी से बोल देंगे, जो थोड़े और शहर के पढ़े लिखे हैं वो उतना नहीं करेंगे, मगर वो कहीं ना कहीं आपको पूरी ज़िंदगी सुनाते रहेंगे। तो ये वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। मैम, जैसे आपने बीच में बोला कि उन्होंने, लेडीज़ ने बोला, जो आपने स्टोरी बताई थी, उनकी सास ने, आपको लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने टेस्ट कराया होगा, और कुछ या तो कुछ खाया होगा उन्होंने, दवाइयाँ वगैरह, जैसे उन्होंने बोला कि हमने दवाइयाँ वगैरह दी हैं। तो काफ़ी लोग ऐसा दिखाते हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगी, काफ़ी ऐसे बाबा भी हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि प्रोडक्ट्स की बेटा होने का ये प्रोडक्ट है, इसको खाने के बाद बेटा ही होगा, ऐसी कुछ चीज़ें होती भी है। देखो, साइंस में तो नहीं है ऐसा, मगर हर कर तो रही है। अब आप एक बात बताइए, कोई भी चीज़ दुनिया में मैं कहूँ कि ऐसी हो जाएगी, जैसे अगर मैं कहूँ कि अच्छा बच्चा गोरा होगा या काला होगा, 50% चांस तो हर एक चीज़ के है ना। अगर मैंने प्रिडिक्ट किया कि ये होगा, तो 50% चांस तो है ही है। अभी अगर मैं सही हो गई तो आपने मुझे मान लिया अच्छा बाबा हूँ, और अगर नहीं हुई तो कौन आ रहा है बताने के लिए कि इस बाबा ने जो दी थी उससे नहीं हुआ। और दूसरी बात इंडिया में ये है कि अगर मैंने बताया कि ये दवाई खा लो, इससे बेटा होगा, जिसका हो गया उसके लिए मैं भगवान हो गई, जिसका नहीं हुआ उसने अपनी बहू को ये कहा तूने ठीक से नहीं खाया, तूने उतने उस घंटे नहीं खाया, उस दिन नहीं खाया, खड़े होके नहीं खाया, पैर के बल सिर के बल नहीं खड़ी थी, कुछ ना कुछ करके तेरी गलती थी, तूने ठीक से नहीं खाया,
है ना। तो हम लोग अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं बाबा जी गलत नहीं हो सकते, बाबा जी ने तो ठीक ही दवाई दी थी, आप ही ने गलत तरीके से खाई है। तो बहुत दवाइयां हैं, बहुत सारे बाबा। और बताइए आप, बाबा जी या जो भी इस तरीके के भस्म और ये हैं, ये 8 हफ्ते पे दिए जाते हैं। भाई बच्चा तो उसी वक्त बन गया था। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही जब है। स्पर्म और एग मिला था हाँ, तब कौन से वाई क्रोमोसोम हाँ जी, जब का स्पर्म मिला तो बेटा हो गया, हाँ, एक्स क्रोमोसोम का स्पर्म मिला तो बेटी हो हाँ गई। जी, अभी वो तो मेल से आ रहा है, एक्स वाला वाई वाला दोनों आ रहे हैं, जो वहां पे बन गया वो पहले ही दिन से डिसाइड हो गया था। आप 8वें दूसरे महीने और तीसरे महीने के बीच में दवा देकर चेंज थोड़ा कर रहे हैं हाँ सेक्स। जी, हाँ बिल्कुल सही बात है। एक एक्ट होता है पीसीपीएनडीटी शायद से, है ना, इस एक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। तो पीसीपीएनडीटी एक्ट ये आया था जिसमेम कि अबॉर्शन को लीगल किया गया है और जिसमें कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज अ क्रिमिनल हाँ ऑफेंस। जी, तो उसमें ये है कि अगर पहली बात कि अबॉर्शन जो है वो एक फीमेल का राइट है, हाँ और एक सर्टन वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक विदाउट हर पार्टनर सिग्नेचर और हस्बैंड सिग्नेचर और फैमिली सिग्नेचर शी अच्छा, इज इंटाइटल्ड और शी हैज़ राइट टू अबॉर्ट दैट कितने वीक चाइल्ड। तक idea तो नहीं है। पहले 20 हफ्ते तक था, अभी अच्छा, 24 हफ्ते तक हो गया। ठीक है, लेकिन उसमें आपके 5 क्लॉज हैं कि अच्छा, अगर बच्चा क्रोमोसोमली या हाँ, मेंटली अबनॉर्मल है, अगर एबनॉर्मल, माँ को कुछ बहुत सीरियस इलनेस है जिससे कि प्रेगनेंसी बीमारी है, आगे हाँ नहीं बढ़ जी, सकती और उसकी हेल्थ को होगा, ओके, सेक्स रेप के केसेस में समझ है। गई, सो ऐसे दे आर फ्यू क्लॉज क्लोज, जिसके तहत आप अबॉर्शन के लिए जा जा सकती हैं। सकते और अगर आप मेजर हैं, माइनर नहीं है, तो आपको किसी के सिग्नेचर की भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जो एक्ट है वो ये कहता है कि हॉस्पिटल जो है वो इक्विप्ड होना चाहिए, ब्लड हाँ, बैंक है, ठीक है, डॉक्टर जो है वो 2 डॉक्टर साइन करे ओके, कंसेंट पर, वो सारा कुछ है। हाँ तो जी, दिस इज़ एंड देन जहाँ पर भी अल्ट्रासाउंड मशीन है, सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर बर्थ इज़ बाय अल्ट्रासाउंड इज़ क्रिमिनल ऑफेंस। तो वो ठीक है, पीसीपीएनडीटी एक्ट एक्ट है। होता है। बात चली रही थी कि एक लड़की के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तो एक लड़के का लालच होता है। ये जो बार बार लड़के के लालच में प्रेग्नेंट होना पड़ता है, इसका ऑब्वियसली बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ता होगा। तो वही जानना चाहेंगे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं इसके। पढ़ते हैं। तो एक यहाँ पर भी एक स्टोरी बताती हूँ हाँ आपको। जब जी, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी तो बहुत काम होता है वहाँ पर। 300 400 500 की ओपीडी होती है, पेशेंट्स अच्छा, आते हैं रोज़, और डिलीवरी भी हर रोज़ ही 80 100 डिलीवरी हर अच्छा, रोज़ की चल रही है। तो एक शिफ्ट में 40 50, अगली रात की शिफ्ट में हाँ जी, 40 50। तो आपके पास बहुत टाइम नहीं होता है, मतलब आप हाँ, बस एक फैक्ट्री की तरह पेशेंट देख रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, डिलीवरी करा रहे हैं। तो आप सोचिए, आप 12 घंटे की शिफ्ट में अगर 50 डिलीवरी करा रहे हैं तो आप 1 मिनट के हिसाब से कितनी डिलीवरी वो करा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, तो ऐसा था। तो जब वहाँ पर एक बार जब मैं रेजिडेंसी में थी तो एक पेशेंट आई जो कि मैंने देखा तो उसमें 32 ईयर्स या 35 ईयर्स ऐसा, उसकी शक्ल देखी तो एकदम बूढ़ी अच्छा, माता जी लग रही थी। बाल सफ़ेद, दांत वात सब टूटे हुए थे, बिल्कुल एकदम फ्रेल हड्डी जैसा, सिर्फ पेट बाहर निकला हुआ था, हाँ, बिल्कुल वीक। और मतलब एकदम मुझे लग रहा था कि ये एकदम 60 70 साल की कोई बहुत जिसको खाना नहीं मिलता है ऐसी है। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारी उम्र सही है, तुम्हारा ये कौन सा बच्चा है? तो उसने कहा 8वां बच्चा है। तो मैंने कहा तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे सारे दांत चले गए, तुम्हें कैल्शियम की कमी है, ऑस्टियोपोरोटिक हो रही है तुम्हारी बोन्स, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, हीमोग्लोबिन है नहीं शरीर में, एनीमिक हो तुम इतनी ज़्यादा, और 8वां बच्चा पैदा कर रही हो। मतलब कब तुम्हें लगेगा कि तुम्हें अपनी भी जीवन जीना है और करना है। तो शी वॉज क्वाइट लाइक हमारे मज़हब में ऐसा ही होता है हम लोग। तो फिर मैंने अच्छा, सोचा कि अच्छा, तो मैंने कहा देखो ऐसा है, तुम्हारी जो हालत दिख रही है ना, तुम्हारा हीमोग्लोबिन 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं है, तुम्हारी हड्डियों में बिल्कुल जान नहीं है, हाँ, तुम्हारा बहुत ही वीक हो और मैलनरिश्ड हो। जब तक इस बच्चादानी ये बच्चा बंदी के ऑपरेशन कंसेंट पर साइन नहीं करोगी, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं कराऊंगी। तुम अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो, इस फॉर्म पे साइन करो, स्टरलाइजेशन फॉर्म पर, तभी होगा। तो बोली नहीं, हमारे इसमें नहीं होता, रिलीजन में, मैं नहीं करूँगी। मैंने कहा फिर बैठी रहो, मैं तुम्हें अंदर नहीं लेके जाती। बिल्कुल सही तो बात मैंने उसको वहाँ बिठा दिया। अब हाँ, इतने पेशेंट्स आ रहे हैं, 100 के तादाद में अंदर हुए जा रहे हैं, तो भूल गई मैं कि यहाँ हाँ बैठी हुई जी, है।
लेबर रूम में ही थी, अच्छा। ऐसा नहीं है, मगर उसकी शक्ल से लग रहा था कि इसको दर्द ज़्यादा आ रहा है, यही ना डिलीवर कर दे ये। ओके। तो उतनी देर में मतलब मेरे साथ के जो नर्सेज और डॉक्टर्स हैं उन्होंने अच्छा। कहा कि आज तो डॉक्टर अन्ना सिखा के रहेंगी। तो बच्चे थे हम लोग भी तब, अच्छा। तो तब उतनी देर में एक जोर से हाथ आया टेबल पे जहाँ मैं लिख रही थी। क्या है डॉक्टर, क्या कहा था आपने, क्या चाहिए, कहाँ साइन करना है? ये तो बड़ा लंबा चौड़ा पठान था। तो मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मैं डर गई। मैंने सोचा यार ये तो मेरा कत्ल हो जाएगा, हलाल में ही हो जाऊंगी बाहर जाकर। तो मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, मैंने उसको समझाया कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसका खून नहीं है उसके शरीर में, हड्डियों में जान नहीं है, तो बच्चा बंदी का ऑपरेशन करा ले, और वो बिल्कुल 5 मिनट का काम होता है। तो हो गए 8 बच्चे, अब 8वां हो गया। नहीं करेंगे हम साइन, हमारे यहाँ नहीं ये होता, तो आप उसकी डिलीवरी कराइए। मैंने कहा जी कोई नहीं, मैंने तो सिर्फ उसको राय दी थी। हाँ। मैं कोई नहीं ठीक है, मैं करा रही हूँ उसकी डिलीवरी। मैंने फिर उनको बाहर भेजा, इनको कहा भाई इसको अंदर लो, इसकी डिलीवरी कराओ। तो मैंने कहा मैं क्या ही सिखा लूँगी, सही है ना, बात है। एक इंसान को सिखाने से मेरे क्या होगा। मगर ये हालत है कि औरत को एनीमिया हो गया, डेफिशिएंसीज हो रही हैं, और जब बच्चे पैदा करके वो और थोड़ी सी अभी कमजोर तो मतलब थोड़ी और 36-37 में जाएगी तो बच्चादानी पूरी बाहर निकल आएगी, प्रोलैप्स कहते हैं उसको, वो हो जाएगा। उसको अपनी मतलब उस शी डज नॉट हैव अ राइट, उसके पास अधिकार ही नहीं है कि वो बच्चा ना पैदा करे। वो कॉन्ट्रासेप्शन का अधिकार नहीं है उसको, आदमी यूज करेगा नहीं, उसको यूज करना नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू ही घर में तब है जब वो हर साल बच्चा पैदा करके दे रही है। द डे शी वुड टर्न 40 एंड इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, एक और आ जाएगी। एक और मैम, आपने शायद सुना होगा, अ, सिद्धू मूसेवाले की मदर ने भी एक बच्चा पैदा किया था अभी कुछ टाइम बाद। वो बहुत ज़्यादा एज की हो, जैसे क्योंकि आपने अभी एज की बात की है ना, तो वो भी ज़्यादा एज में उन्होंने बेटा पैदा किया। इतनी एज में मे बी वो 50 अबव तो थी ही, है ही। तो इतनी एज में जब आप प्रेग्नेंट होते हो, बच्चा पैदा करते हो, कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है उसमें? तो सबसे पहले तो अब जो है वो जिस भी एज में उन्होंने किया था वो अब इलीगल हो गया है। तो जो आईवीएफ और ये है वो उस एज में अलाउ नहीं कर अलाउ रही नहीं हैं। करते हैं। सो इट्स अ वेरी गुड एक्ट, अगेन लॉ आ गया है जिसमें कि आईवीएफ, सरोगेसी, हाँ इस पे जी। काफ़ी ज़्यादा लॉ और रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं। तो वो जब भी हुआ था वो पहली बात थी, अब वो नहीं हो सकता है। ओके। 50 की एज में कोई आईवीएफ नहीं करा सकता है। ओके। दूसरी बात कि हाँ, अगर हम 40 प्लस हैं तो हमें हेल्थ जो एज रिलेटेड मॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाँ जी। हाँ कोलेस्ट्रॉल, हाँ। थायराइड, शुगर, ये सारी चीज़ें होती हैं। हाँ जी। ठीक, और उस एज में माँ को प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़, इनके भी इश्यूज रहते इश्यूज हैं। ज़्यादा हो जाते हैं, तो प्रेगनेंसी थोड़ा कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा, क्योंकि आपने इतनी एज तक नहीं हुआ तो यूट्रस में फाइब्रॉइड बन गए, ओवरी में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बन गई, उसके चलते प्रेगनेंसी होना भी मुश्किल हो जाता है। और मान लो अगर हम प्रेग्नेंट हो गए और फाइब्रॉइड भी है, तो चांसेस ये कि उस फाइब्रॉइड की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए प्रेगनेंसी में, बच्चे की ग्रोथ ठीक ना हो, प्री टर्म लेबर हो जाए, वो भी बढ़ जाते हाँ हैं। जी। और फिर उस एज तक आते आते हमारे एग्स भी मैच्योर हो चुके होते हैं, ओवर मैच्योर हो चुके होते हैं। तो वहाँ डीएनए जो है वो ओवर मैच्योर डीएनए कई बार सेपरेट नहीं होता है, तो डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें जो क्रोमोसोमली एब्नॉर्मेलिटीज़ जो है वो बच्चे में आ सकती हैं। तो हाँ, माँ को भी खतरा थोड़ा बढ़ जाता है अच्छा। अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रही हैं ऑलरेडी। और ओवर मैच्योर एग होने की वजह से बच्चे के अंदर भी कुछ क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दो, आजकल हम तीसरे महीने पर, 5वें महीने पर सब टेस्ट करके देख लेते हैं कि नहीं होने चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए वैसा बच्चा तो यू शुड हैव अ चॉइस नॉट टू कंटिन्यू विद दैट प्रेगनेंसी। बट हाँ, बढ़ तो जाते हैं। जैसे अब बात चली रही है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ये
शुगर वगैरह, तो मैम इसमें क्योंकि शुगर के उसमें तो सीज़ेरियन प्रेफर नहीं करते हैं मेनली डॉक्टर्स, तो उस वक्त क्या प्रिकॉशंस, क्या और चीज़ें कर सकते हैं? देखो, मोस्टली नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी ही प्रेफर करते हाँ हैं, चाहे जी। किसी का हाई ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो। हाँ जी। उन कारणों की वजह से सिजेरियन नहीं होता हाँ है। जी। मगर मान लो किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर है हम्म। और वो लेबर में गई हाँ और जी। हमें ड्यूरिंग लेबर समझ में आया कि सर बड़ा है और अब 24 घंटे हो गए नहीं आ पा रहा बच्चा, बच्चे की धड़कन कम होने लग गई, अच्छा। बच्चे ने पेट में ही स्टूल पास कर दिया, पॉटी कर दी और ग्रीन कलर का पानी ओके। हो गया। उन केसेस में अगर माँ को बीपी ज़्यादा है या शुगर ज़्यादा है, फिर भी बच्चे को और माँ को बचाने के लिए तो डिलीवरी करनी हाँ ही जी, पड़ेगी बिल्कुल। और वो डिलीवरी सिजेरियन से हाँ होगी जी। फिर। लेकिन जब इतनी टाइम से पेशेंट लेबर में थी, हाँ। तो ड्यूरिंग लेबर चाहे हाई बीपी है तो उसके लिए भी इंट्रावीनस या वो दवा चलती है कि बीपी अच्छा, कंट्रोल रहे, कंट्रोल में आ और जाए। अगर शुगर है तो भी इंसुलिन शुरू हो जाता हाँ, है कि कि वो धीरे-धीरे कंट्रोल रहे। कंट्रोल और रहे। वही चीज़ सिजेरियन के बाद तक भी चलती रहती है, क्योंकि अगर शुगर ज़्यादा हुआ तो टाँके पकने का डर रहता हाँ जी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो हमारा ये मानना होता है कि शुगर को कंट्रोल रखने के लिए डाइट और इंसुलिन स्टार्ट कर दी जाए जैसे ही पेशेंट लेबर में आया है, और ब्यूटीफुली कंट्रोल हो जाती है शुगर और टाँकों को कुछ नहीं होता ठीक है है। मोस्टली। लड़के के लालच में सेकंड मैरिज कर रहे हैं, हम्म। तो ऐसे चीज़ों पे आपके क्या व्यूज़ हैं? पहली वाइफ से नहीं हुआ अच्छा। बेटा, तो वो कहीं दूसरी स्टेट से एक शादी करके आए अच्छा। और उस लड़की को रखा, उससे प्रेगनेंसी हुई, उससे बेटा हुआ, ओह! और लीगली चाहे मैरिज नहीं की हाँ मगर जी। सब आस पड़ोस के हिसाब से वो शादी शुदा है अच्छा। और सेकंड वाइफ है। और जब बेटा हो गया तो आफ्टर समटाइम्स मैंने देखा कि वो अब नहीं दिखती है औरत, इसका मतलब कि वो छोड़ दिया गया है उसको, अच्छा। बेटा रख लिया गया है तो उसको छोड़ दिया गया। तो ये अब मतलब कि हाँ, अभी भी हो रही है बिल्कुल हो रहे हैं, चीज़ें? अभी भी हो रहे हैं, अच्छा। हमारे पड़ोस में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर उनका क्या होता है जो सेकंड मैरिज करके किसको वो? पता है, ओके। उसको कहीं ना कहीं छोड़ा है, कहीं ना कहीं हाँ। रखा है, क्योंकि अब वो जो पहली वाइफ जिससे 15 16 20 साल हो गए शादी को, सोशली तो वही आपकी वाइफ है लीगली ना, वही है। लीगली हाँ भी वही जी। है सोशली। तो आपने बेटा कर लिया, अब इसको छोड़ दिया। और कई स्टेट्स में ऐसा भी है कि इस तरीके की लड़की ने अगर एक को बेटा दे दिया है तो हाँ। शी इज पास्ड ऑन टू सम अदर फैमिली, कि अब ये तो बेटा ही प्रोड्यूस करेगी, बेटा प्रोड्यूस अच्छा। करने की फैक्ट्री है, तो चलिए ओह। आपका भी नहीं तो आपको दे दे। तो वो जो भी गरीब घर की है कन्या, जो जिस भी मुसीबत से आई है यहाँ पर, उसको इस तरीके से पास ऑन करते रहते हैं, तो ये भी बहुत चल रहा है। ये तो बहुत ही सुनने को मतलब बिल्कुल इट्स पता पेनफुल। नहीं। हाँ जी। तो ये वही है कि ये कहाँ से पता चलेगा लोगों को जब आप ही हाँ, को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ जबकि भी। आप इतना पॉडकास्ट भी करती हैं और आप हाँ। कितने लोगों से भी मिलती हाँ हैं, जी, हाँ जी। फिर भी ये चीज़ें आपके लिए अगर शॉकिंग है तो सोचिए आम जनता के लिए तो कितनी शॉकिंग है। मैम एक गैप कितने साल का ज़रूरी होना चाहिए सेकंड बच्चे में और पहले बच्चे के बाद? हाँ जी। देखो, 3 साल का गैप हम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि माँ की हेल्थ हाँ वापस जी। से रीगेन हो जाए, ओके। उसके हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, उसके हाँ। बोन स्ट्रांग हो जाए, कैल्शियम, और फिर दूध भी तो पिला रही होती है वो 6 महीने 1 साल हाँ तक। जी। लेकिन उससे ज़्यादा गैप होता है तो बच्चों में एक तरीके का सिबलिंग रिलेशन नहीं रहता है। अच्छा। जैसे कि अब बच्चा बड़ा वाला 8 साल का हो गया, अभी हाँ, छोटा पैदा, बिल्कुल। तो वो उसके फ्रेंड्स अलग हैं, और हम्म। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसको ये अपना जो छोटा भाई बहन है उसके लिए वो माँ या बाप जैसा फीलिंग फील आना कर शुरू हो रहे हैं। जाता है। ओके। तो वो एक एज तक तो जो सिबलिंग वाला अगर आप रिश्ता चाहते थे अपने बच्चों में वो नहीं हो पाता है। अच्छा। आफ्टर सर्टन एज डेफिनेटली अगर वो एक बच्चा 27 का हो गया, 18 का हो गया, हाँ तो जी। फिर एक ही वेवलेंथ पे फिर से आ जाते हैं। बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आपको अगर दूसरा करना है, एंड इट्स बेटर टू गिव अ सिबलिंग टू योर फर्स्ट चाइल्ड। हाँ अपने जी। बच्चे को बेस्ट गिफ्ट आप उसको सिबलिंग ही सिबलिंग दे दे सकते सकते हैं। हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपका नॉर्मल है तो 1 2 साल का गैप काफ़ी है, अच्छा। सिजेरियन है तो 3 साल 3 साल में का। कर लीजिए। शादी के 10 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं, बेबी नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर और
वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, इसमें क्या हार्मोन्स में किस तरह के क्या चेंजेस आते हैं? हाँ जी। ऐसा है आरज़ू, जैसे मैंने मेरे पास कोई कपल आया, हाँ ठीक है, उसने जी। कहा कि मैं इतने साल से ट्राई कर ट्राई रहा कर रहे हूँ हैं। और ये टेस्ट भी हो गए हैं और हमने देखा, हाँ उनकी जी। दोनों की फाइल देखी, हस्बैंड में भी कोई कमी नहीं थी, वाइफ के भी एग्स भी ठीक थे, ओके। फलोपियन ट्यूब भी खुली हाँ। हुई थी, बच्चादानी भी बिल्कुल ठीक थी, हार्मोनल टेस्ट भी बिल्कुल ठीक थे। तो अगर हमें कोई रीज़न नहीं मिला और उन्होंने काफ़ी बार ट्राई भी किए, बहुत सारे मेथड्स भी ट्राई किए, आईयूआई कर लिया, ये सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो इस रीज़न को भी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी दी गई है जिसको अच्छा। इडियोपैथिक कहते हैं, ओके। जिसमें कि हमें कारण नहीं समझ में आ रहा, हाँ ठीक है, जी। अनएक्सप्लेन्ड हाँ इनफर्टिलिटी। जी। अभी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कुछ मुझे ऐसा लगता है, हाँ। जबकि मैं साइंस की वो हूँ, मतलब आई एम अ डॉक्टर, तो आई शुड बिलीव इन साइंस, बट यू शुड नो कि हम सब डॉक्टर्स हुँ। भगवान में बहुत विश्वास है, विश्वास करते हैं। क्योंकि हम भगवान नहीं हो सकते हाँ हैं, जी। ठीक है। हम उनको कहते हैं कि हुँ। देखो हमें नहीं समझ में आ रहा क्या हुँ। कारण है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप हो नहीं सकते। इनफैक्ट आरज़ू, कई बार ऐसा होता है कि कारण बिल्कुल सामने दिख रहा है कि एग नहीं है, हुँ। ख़त्म हो गए, हुँ। ठीक है, और डॉक्टर ने कह दिया हुँ। कि आपकी तो है ही नहीं, या आपको एक बहुत भयंकर बीमारी एंडोमेट्रियोसिस है, उसमें अब सबकी, आपका ओवरी खराब हो गई, अच्छा। फलोपियन ट्यूब खराब हो गई, और डॉक्टर ने कह दिया देखिए आपका हो ही नहीं हो ही सकता नहीं है। सकता। लेकिन उस पर भी मैं ये कहूँगी और हमेशा ये कह के भेजती हूँ कि देखो मैं इन सब कारणों की वजह से देख पा रही हूँ कि शायद नहीं हो नहीं सकता, हो सकता। मगर ऊपर किस जो बैठा है ना, हाँ। उसका हमें हम पता नहीं है उसके क्या, मन में आ जाए। हाँ, उसकी कृपा कब हो जाए, बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखे, जब हमने देखा कि अंडा है नहीं एक भी, हाँ जी। उसके बावजूद भी प्रेग्नेंट होके आते हुए मेरे ओके। पास, हमने ये देखा है, इतनी भयंकर बीमारी एंडोमेट्रियोसिस फैली पड़ी है, और क्लिनिकली हम कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता, हुँ। लेकिन वो पेशेंट प्रेग्नेंट होके आ रही है। तो मेरे ख्याल से कितना भी हम साइंस को गा लें, मगर जो एक सुपर नेचुरल पावर है उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो अगर किसी को 10 साल 15 साल नहीं हुआ बच्चा, और कुछ भी कारण बताया गया है कि नहीं हुआ, तो हाँ, कोशिश करना हमारा काम हाँ है। जी, हाँ जी। अ, चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथिक है या आयुर्वेदिक है, आयुर्वेदिक है, हाँ हर जी। तरीके की से आप कोशिश करिए कि वो कोशिश करें। बीमारी भी ठीक हो जाए और हाँ हो भी जी। जाए, मगर मेरे ख्याल से डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। अगर आपकी, मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी तकदीर में लिखा है, अगर आपको भगवान ने देना है, तो तो वो दे मिलना चाहिए। देगा। हाँ जी। मैम, सेक्स एजुकेशन पे बात करते हैं। सेक्स एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और कितने एज लगती है आपको कि इस एज तक बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए सब चीज़ें? तो हमारी इंडियन सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन जैसा कुछ है नहीं, ओके। ठीक है। सेक्स एजुकेशन अगर स्कूलों में देने लग जाएं तो पेरेंट्स को थोड़ा परेशानी होती बिल्कुल है, होएगी। और पेरेंट्स खुद अपने बच्चों के साथ इतने कंफर्टेबल फील नहीं करते हाँ हैं कि जी। वो उनको बताएं। ये है कि बच्चों को हाइजीन और थोड़ा बहुत सेक्स एजुकेशन या अबाउट पीरियड्स बताना शुरू हो गए हैं हाँ अच्छे जी। स्कूल्स में, और वो एक अच्छी बात है कि 10 साल की लड़की और 10 साल या 12 साल के लड़कों को ये बताया जाता है कि हाउ टू मेंटेन हाइजीन एंड व्हाट इज़ पीरियड्स एंड इट्स नॉर्मल टू हैव पीरियड्स एंड ऑल। तो ये मेंसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल पर ज्ञान दिया जा हाँ रहा जी। है, मगर सेक्स एजुकेशन जैसा कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। और ये जब तक स्कूलों में आए, इसको बहुत टाइम लगेगा, हुँ। क्योंकि हमारे बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बहुत लोग भी इस बात से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, बिल्कुल। और हमारी जनता भी बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करती है ये बात डिस्कस करने में, मगर माँ बाप को तो देना पड़ेगा, हाँ जी। क्योंकि आप अपने बच्चे को जब आप बाहर भेजते हैं दुनिया में, और अगर आप उसको पूरी तरीके से तैयार करके नहीं भेज रहे हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ गलत कर ही लेगा। आपने उसको पढ़ाया, हाँ और जी। अगर आपने उसको भेजा या पढ़ने के लिए भेजा कहीं दूसरी सिटी में, दूसरी कंट्री में, और आपने उसे ये नहीं बताया, आपने उसको विटामिन दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया कि ये हो तो खांसी हो तो ये कर लीजिए, आपने ये नहीं बोला कि अगर आप मान लीजिए सेक्स किसी वक्त करना अचानक से हाँ हो, जी, ऐसा हो, बिल्कुल, तो बिल्कुल। कॉन्डोम क्या होता हाँ है, जी। कहाँ से लेना प्रिकॉशंस है, क्या? डिस्कस करना है। अगर आपकी बिटिया है तो
ये कहना कि जस्ट इन केस यू आर इन कमिटेड रिलेशनशिप तो ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स के बारे में जानो, मैं बताती हूँ, मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाती हूँ आपको। या फिर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो लड़की को दिलवाकर फिर भेजें। अच्छा। या फिर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बॉयज़ को भी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, लड़के को उसका वैक्सीन देकर भेजें। क्योंकि अगर आपने नहीं दिलाया तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के चलते उनको काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं, एसटीडी हो सकती है, कैंसर्स हो सकते हैं। तो आपने ये ज्ञान कहाँ दिया आपने? माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपके साथ बच्चा सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप ही नहीं बताएंगे तो टीचर से थोड़ी ना सुनेगा वो। और आप उसको आराम से कंफर्टेबली नॉर्मल तरीके से बताएं कि ये एक नॉर्मल हार्मोनल चेंज है। आपको क्या लगता है बच्चा जैसे बड़ा होना शुरू होता है 10-12 साल का, उसको अपनी बॉडी का समझ में आ रहा है कि चेंज हो रही है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, लड़की को समझ में आ रहा है, लड़के को समझ में आ रहा है, पेनिस का साइज एनलार्ज हो रहा है, हेयरी हो रही है बॉडी, दे अंडरस्टैंड एंड देन दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग देयर ओन बॉडी एंड देन दे वांट टू एक्सप्लोर ऑपोजिट जेंडर का बॉडी। तो ये बहुत एक नॉर्मल चीज़ है, अट्रैक्शन होना, इन्फैचुएशन होना, जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं 10th 11th 12th के करते नहीं है क्या, इसमें क्या अबनॉर्मल है? तो जब वो हार्मोनल हो रहे हैं, अगर आप उनको ठीक से एक एजुकेशन नहीं दे रहे, विजडम नहीं दे रहे, उनको पूरा ज्ञान नहीं दे रहे, तो वो या तो गूगल से लेंगे, यूट्यूब से लेंगे, पोर्नोग्राफी से लेंगे या फ्रेंड से लेंगे, और जहाँ से भी मिलेगा वो गलत मिलेगा। आप उनको एम्पावर करिए कि ये है, और फिर देखिए कि वो कितने रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं। आपने उनको एम्पावर नहीं किया, फिर वो गलत कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप नाराज होते हैं कि आपने ऐसा गलत कर दिया। फिर तो फैमिली को भी झेलना पड़ता है। मतलब बच्चे को ज्यादा झेलना पड़ रहा है, फैमिली को तो जो झेलना पड़ रहा है, आप सोचो बच्चे की साइकी पे क्या फर्क पड़ रहा है। वो उसको कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे ना सेक्स के क्या हो सकते हैं, उसको नहीं पता था कि मैं जिंदगी भर के लिए HIV पॉजिटिव हो जाऊंगा, उसको नहीं पता था कि मुझे ये शायद सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा, उसको नहीं पता था मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, ये उसको थोड़ी ना पता था, आपने बताया भी नहीं। हाँ जी, मतलब आपने सर्वाइकल कैंसर की बात की है, इसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या कैसे तो एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। अच्छा। जो कि लड़कियों में और लड़कों में दोनों में अगर आपको सेक्स करते हैं तो हो सकता है। अच्छा। और आजकल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन आ गया है जो कि हम 15 साल से छोटे लड़के और लड़की दोनों को देते हैं। पहली डोज दी जाती है और उसके 6 महीने बाद दूसरी डोज दी जाती है। मान लीजिए आपका बच्चा 15 साल से बड़ा हो गया है तो उसको 3 डोज दी जाएंगी, एक डोज, फिर 2 महीने बाद दूसरी, और फिर पहली डोज के 6 महीने के बाद तीसरी डोज। इस तरीके से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से आपका बेटा और बेटी दोनों प्रोटेक्टेड हो गए। ये एक वायरस है जो कि ऑलमोस्ट 90% कैंसर्स करता है बच्चादानी के मुंह का। अच्छा। और अगर आपने ये वैक्सीन दे दिया तो लड़कियों में बच्चादानी के मुंह का कैंसर नहीं होगा। और लड़कों में पेनिस का और ओरल कैंसर नहीं होगा। ठीक है, ये तो वैक्सीन देना ही चाहिए। इसके अलावा अगर हम जब भी सेक्स करते हैं, लव मेकिंग करते हैं, कॉन्डोम यूज करते हैं, तो हम HIV से बच रहे हैं, हेपेटाइटिस B से बच रहे हैं, हेपेटाइटिस C से बच रहे हैं, और गोनोरिया, क्लमाइडिया, फंगल इन्फेक्शन, इन सब से बच रहे हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें, मतलब सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन तो बहुत कॉमन हो गया, वैक्सीनेशन शेड्यूल में भी आ जाएगा आप आगे। सेल्फ लव के बारे में क्या बोलना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ पे वुमन बहुत कम ध्यान देती है, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान। वो दूसरों पर डिपेंड रहती है कि कोई मेरी केयर करे, कोई मुझे पूछे, चाहे वो पोस्टपार्टम की बात हो, चाहे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात हो। लेकिन सेल्फ लव को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। इस पे आपका क्या टेक है? ओके, तो सेल्फ लव या सेल्फ केयर या सेल्फ अवेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं ही। अभी अगर मैं ये कहूँ कि एक औरत, एक फीमेल जो है वो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, ठीक है, वो घर को चला रही है, उसे पता है कि घर में क्या ग्रोसरी आ रही है, बच्चों को कब ट्यूशन जाना है, और बच्चों की क्या कब PTM है, कब एग्ज़ाम है, सारा ब्यौरा उसके पास होता है। एट द सेम टाइम वो ऑफिस का भी सब काम कर रही है। तो इसका मतलब कि वो जो उसका जो एक टास्क मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। सिर्फ एक ही चीज़ को छोड़कर, उसको ये पता है कि बच्चे को इतने बजे दवाई देनी है या हस्बैंड को इतने बजे
ये चीज़ें नहीं करनी है, मगर मुझे ईयरली अपना हेल्थ चेकअप कराना है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पैप्समियर हर साल होना है, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपको हर महीने पीरियड के 5वें दिन करना ही करना है, और आपको पता भी तो होना चाहिए कि कैसे करना है। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है, फ्लैट ऑफ हैंड से करना है, कौन से दिन करना है, क्या ढूंढना है उसमें, वो देखना है। आजकल ब्रेस्ट अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर मैं हर महीने ब्रेस्ट एग्जामिन कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मेरे ब्रेस्ट टिश्यू में क्या क्या नॉर्मल है, और जिस दिन मेरे को कुछ भी अब नॉर्मल फाइंडिंग मिली तो मैं डॉक्टर के पास चले जाऊंगी कि ये पिछले महीने नहीं थी, इस महीने है। तो इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन हो सकता है, और कोई और बहुत तरीका है नहीं हमारे पास। 40 से पहले की औरतें ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराएं हर महीने, हर साल ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कराएं, और 40 के बाद मैमोग्राम कराएं। अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो हर साल मैमोग्राम कराना होगा 40 के बाद, नहीं तो हर 3 साल पर या 5 साल पर कराएंगे। अल्ट्रासाउंड पेल्विस कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवरी में जैसे ही धीरे धीरे कुछ बढ़ना शुरू होता है वो आपको पता भी नहीं लगने देगा कि कब बढ़ गया। तो अगर हर साल नहीं करा रहे तो ओवरी की छोटी सिस्ट भी बड़ा कैंसर कब बन जाएगा पता नहीं चलेगा। तो वो हर साल कराएं। अपना विटामिन डी, B12, हीमोग्लोबिन, यूरिन इन्फेक्शन, इन सब का ध्यान रखें। मैंने बहुत बार मैं ऐसे पेशेंट देखती हूँ और बहुत दुख होता है मुझे कि एक पेशेंट आई अभी पीछे कि पेट में दर्द हो रहा है 1 महीने से, और नेग्लेक्ट करती रही, और जब अल्ट्रासाउंड कराया और MRI कराया तो उसमें कैंसर निकल के आ गया, और अभी बच्चे भी छोटे हैं, 11 साल 12 साल के हैं। एक और थी जो कि काफ़ी बड़ी प्रोफेसर हैं और सब कुछ हैं, काफ़ी महीनों से अब कुछ तो तकलीफ़ हो रही है पेट में मगर दिखाने नहीं जा रही है, ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, और सोच रही कि नहीं महीना जाने वाला है, अब मैं 44 की हो गई, ऐसा ही जाता है, सबने यही कहा है, करके लेट कर दिया। और जब वो आई तो कैंसर फैल चुका था, स्टेज 4 हो गया था। तो अगर आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो रही है और आप 40 के और दूसरी तरफ और साइड पर हैं, 40, 42, 45, फिर भी जांच तो करा लीजिए। जांच में अगर नॉर्मल आता है तो बहुत अच्छी बात है, पैसे थोड़ी ना बर्बाद होंगे अगर आपके नॉर्मल आ गया। तो नहीं कराते हैं तब तो बहुत रिस्क है। अभी तो आपका एज ऐसा है कि आपके बच्चे बढ़ रहे हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, आपकी बहुत ज़रूरत है, एक माँ की बहुत ज़रूरत है। तो आपको जितना इम्पोर्टेंट आप हैं आपको पता नहीं है। आपको अपने घर को सहेज के रखने में आप इम्पोर्टेंट हैं। आपकी वजह से घर चल रहा है, आपको ये समझना है। हर एक कोई आप पर डिपेंडेंट है, और अगर एक एंकर आप हैं और आप अपना ही ख्याल नहीं रख रही हैं तो कितना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है ये। आपकी जान पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आप ये समझिए। आपके बच्चों का ज़्यादा अधिकार है, तो उनके लिए कम से कम हर साल अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराइए और सप्लीमेंट्स लीजिए कि आपकी हेल्थ ठीक रहे, एक्सरसाइज करिए कि आपकी हेल्थ ठीक रहे। मैम आज आपका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए, उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्ण मैम।